काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी लाइक आते हैं, शेयर करते हैं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कमेंट काफ़ी मिलते हैं और काफ़ी लाइक मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यानी कि अभी हमने शेयर मार्केट करी है, अभी मुझे 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें आगे के लिए क्या करने चाहिए? तो करना है, सबसे पहले एक नियम बना लो कि हम जल्दी से करोड़पति नहीं बनेंगे। पहला विषय तो अपने अंदर ये आना है। तो देखो सर, जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आप उस तरीके से वर्क करोगे। सबका माइंड अलग अलग होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, सबको कम प्रॉफिट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, सबका अलग अलग हिसाब किताब हो। करना जायज़ है। जायज़ बताऊँ क्यों है सर? क्योंकि हमें पता तो लगना चाहिए ना कि हमारे पास 1000 शेयर है और वो 5 रुपये बढ़े तो 5000 हो जाएंगे, वो तो होते हैं। किसी के एक वीडियो के माध्यम से भाग रहे हैं जी, एक लालच के माध्यम से भाग रहे हैं, एक में कंपनी में कुछ काम ही नहीं है, शेयर ही भागे जा रहे हैं। ये सारी रणनीति शुगर सेक्टर में किस चीज़ के लिए हुई थी, आपको वो चीज़ समझनी है। बल्कि प्रतिबंध हो गया, वो तो 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल चलेगा या नहीं चलेगा वो अलग बात है। किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं उसकी वजूद तलाश करता हूँ। पहले मुझे उसकी वजूद समझ में आए कि वो कंपनी करना क्या चाह रही है, क्या उसकी मंशा है, तो तभी मेरी उसके ऊपर लगातार वीडियो बन जाती है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा पावर्स में, बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, बात करेंगे शुगर सेक्टर और बात करेंगे सर ओएनजीसी में। ओएनजीसी में मेरी जो ये वीडियो फिर से बन रही है और क्या कारणों से ओएनजीसी अब हमें अच्छा लगने वाला है, लग रहा है, उसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे। क्योंकि सर जो भी मैं किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं उसकी वजूद तलाश करता हूँ। पहले मुझे उसकी वजूद समझ में आए कि वो कंपनी करना क्या चाह रही है, क्या उसकी मंशा है, तो तभी मेरी उसके ऊपर लगातार वीडियो बन जाती है सर। तो उसी उपलक्ष्य में आज फिर हम ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। देखो सर, मेरी वीडियो में काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी लाइक आते हैं, शेयर करते हैं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कमेंट काफ़ी मिलते हैं और काफ़ी लाइक मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उन्हीं कमेंट में कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, सर हमने अभी ज्वाइन किया है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। यानी कि अभी हमने शेयर मार्केट करी है, अभी मुझे 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें आगे के लिए क्या करने चाहिए। देखो सर, आज की वीडियो का माध्यम समझना कि जो नए लोग आ रहे हैं वो हम भी कभी पहले नहीं थे। देखो सर, मुझे 3रा साल पूरा हो गया, मैं 4थे साल में शेयर मार्केट में लग रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इस कार्य के लिए दिन रात किए हुए हैं। शुरुआती तौर पर मैं रातों सर जागा हूं। मैं आपको बता दूं, अब भी मैं रात के 2 से 3 बजे तक जागता हूं और काफ़ी लोगों के कमेंट का जवाब देता हूं और मैं अलग तरीके की एनालाइज करता हूं सर। मैं आपको बता दूं, तो उसी का माध्यम मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि नए लोग जो मेरे से पूछते हैं, देखो सर जो मैं बता रहा हूं वो ज़रूरी नहीं कि आप उस तरीके से वर्क करोगे। सबका माइंड अलग अलग होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, सबको कम प्रॉफिट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, सबका अलग अलग हिसाब किताब होगा। तो मैंने सर एक निष्कर्ष निकाला है कि शुरुआती तौर पर जो भी व्यक्ति वर्क करता है तो उसे शुरुआती तौर पर कम पैसा, मार्केट को उसको जानना है। सबसे पहले एक नियम बना लो कि हम जल्दी से करोड़पति नहीं बनेंगे। पहला विषय तो अपने अंदर ये आना है। और दूसरा, लोग कहते हैं आपने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो देख ली होगी कि रातों बैठकर कैलकुलेशंस करते हैं लोग बाग। सर हम भी करते थे। करना जायज़ है। जायज़ बताऊँ क्यों है सर? क्योंकि हमें पता तो लगना चाहिए ना कि हमारे पास 1000 शेयर है और वो 5 रुपये बढ़े तो 5000 हो जाएंगे, वो तो होते हैं। किसी के पास 10,000 शेयर है, उसके 5 रुपये बढ़ेंगे, वो तो होंगे ही उसके पैसे ज़्यादा। तो ये कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसे अलग तरीके से अगर हम लालच की भांति लेंगे वो गलत है। तो वो भी उनको नहीं करना है, बल्कि सोचना है कि अगर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो मुझे किस प्रकार के वो शेयर चाहिए जो वाकई मुझे उस मुकाम तक ले जाए। देखो सर, मैं आपको बता दूं, शुरुआती तौर पर सिर्फ नए लोगों को अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना भी प्रॉफिट आए पहले अपने कब्जे में करो, धीरे धीरे अपने अमाउंट को 1 साल तक के बढ़ाओ। 1 साल से पहले मत सोचना कि कोई आपके हाथ से शेयर निकल गया, मुझे बहुत अच्छा कर देता, मुझे ये मिल जाए, वो सब होना चाहिए आपके साथ। देखो सर, जब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से धोखा खाते हैं तभी हम संभलते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ आप कि अगर आपने कोई शेयर लिया वो भागता रहा, दूसरा लिया वो भागता रहा, ऐसे करके आपके शेयर सारे भाग रहे हैं और अचानक से कभी मार्केट गिरे, अचानक से वो शेयर आपके लॉस आए, तो वो भी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। इसलिए
मार्केट में शुरुआती तौर पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान, उससे आपको ऐसा लगेगा मैंने शेयर को जल्दी बेच दे, मतलब आपका एक सिचुएशन माहौल बदलेगा आपका कि आप उस मार्केट में जो जो चीज़ें होती है सर, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, मार्केट भाग रही है, गिरेगी भी, प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं सर, खरीदेंगे भी, अडानी के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं उसमें हटेंगे भी, सारी चीज़ तो मार्केट में होंगी। यही हमें 1 साल 1.5 साल जो झेलना है वो आपको सर 2 साल अगर आप इस तरीके से रुक गए ना, गारंटीड है सर पैसा कमाओगे, क्योंकि आपने सारे माहौल इकट्ठा कर लिए हैं। अब पुराने लोग जो पहले अपनी विधि में चल चुके हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, उनको भी अब 1 साल इसी तरीके से देना है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो करना ना करना आपके ऊपर है। जब हम ऐसी स्थितियों से लग जाते हैं जहाँ से पैसा बनता है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ से पैसा बनता है, यहाँ पैसा जाता भी है, कई घर बर्बाद भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक तो शेयरों को रखने की क्षमता, और शेयरों के अंदर हमें करना क्या है, और शेयर जो हमें लालची या फिर डरा वाले माहौल बना देते हैं, उससे हमें निपटना कैसे है। एक ही शेयर पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, किसी की टिप्स में काम नहीं करना है, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना, और इन्वेस्टमेंट में काम करो। मैं आपको बता दूं सर, इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बढ़िया करके जाएगा, बल्कि और माध्यमों से एक बार हमारे दाव अच्छा लग सकता है, दोबारा नहीं लग सकता। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो ध्यान रखिए, नए लोग 1 साल तक अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दें। इस तरीके से उनके प्रॉफिट के साथ साथ उनकी जो पहली अमाउंट है उसमें ग्रोथ होती जाएगी, और उसके बाद वो हर एक माहौल से, डर माहौल का, अच्छा माहौल का, शेयर मार्केट गिरना उठना, हर एक रणनीतियों से वो उभर जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपनी मनसा अपने को मजबूत कीजिए, और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से। देखो सर, कल मैंने आपको जो एक माहौल पैदा किया शुगर सेक्टर में, वो माहौल पर काफ़ी लाइक आ गए, और काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में आई है कि कभी कभी कुछ अचानक से चीज़ होने वाली होती है, उस चीज़ से शेयर मार्केट में प्रभाव तो पड़ता है, शेयर तो गिरता ही है। देखो सर, ये सारी रणनीति शुगर सेक्टर में किस चीज़ के लिए हुई थी, आपको वो चीज़ समझनी है। बल्कि प्रतिबंध हो गया, वो तो 2 महीने 1 साल 1.5 साल चलेगा या नहीं चलेगा वो अलग बात है, पर समझने वाली चीज़ है कि सरकार जो चाह रही थी कि चीनी की जो खपत घरेलू है उसके अंदर कमी ना आए। सरकार का मकसद एक पॉजिटिव है इसके अंदर कि अगर चीनी, जैसे आपको पता घर में चाय या मिठाई या कहाँ चीनी से बनता है, उसके अंदर कमी ना है, उसकी कीमत ना बढ़े और खपत जो है वो पूरी हो जाए, उसकी वजह से गन्ने के सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको वो समझना है, ये नहीं कि बिल्कुल बंद है जी, बिल्कुल बनेगा ही नहीं कभी भी, वो रणनीति नहीं है सर। देखो सर, जब कोरोना आया था, कोरोना से सीखेंगे, तो जब मार्केट गिर रही थी, कुछ लोगों ने अपने शेयरों को बेचा होगा, और मैं तो उस टाइम उसके बाद ही आया हूँ, कोरोना के बाद बेचा होगा, तो उस टाइम लोगों को जो वो चीज़ें लग रही होंगी कि भाई अब मार्केट नहीं उठेगी, तो उन्होंने बेचा। पर जिन्होंने नहीं बेचा वो आज शेयर उससे भी ऊपर है। तो मॉल को जीतना है यहाँ पर। तो ये जो हम घरों पे बंद हो गए थे कोरोना में, क्या हमेशा के लिए बंद थे या अभी हम घूम रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं जी बिना मास्क के? तो प्रतिबंध जो होता है वो कम समय के लिए, कभी ना कभी समय होता है उसका, तो निश्चित कर दिया जी भाई कभी हटेगा ही नहीं। अस्थाई समझो सर, कभी भी हट सकता है। इन चीज़ों को आपको समझना है। तो वो जो प्रतिबंध है चीनी के खपत जो घरेलू है, घरेलू हमारे घर का है, जो बाजार है उसमें कमी ना है, और अगर कमी आएगी तो फिर रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे तो हम जैसे लोग परेशान हो जाएंगे। सरकार का रणनीति मुद्दा है वो, और उस मुद्दे के ऊपर मैंने कल आपको बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। ISMA की जो एक संगठन है हमारा, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, जो इस माध्यम को देखता है, चीनी उद्योग और सरकार से बीच का माध्यम वो पैदा करता है, लेन देन वाला कुछ भी चीज़ें वो करता है, तो वो एक अच्छी रणनीति उसने बनाई है। तो आपको हर एक चीज़ें देखनी पड़ी। उधर फिर आपको उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के अजित पवार जी, उनका गुड बयान जो आया वो विधानसभा से निकल आया है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात इस मुद्दे पर अजित पवार जी ने कर ली है, और जल्दी ही ये एक और मुलाकात नितिन गडकरी जी शायद ये दोनों अमित शाह जी से भी करें। तो एक मुद्दा अलग तरीके से है। अजित पवार जी ने कहा है कि ये जो मुद्दा है, मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर ये मुद्दा है उसे संबोधित होना चाहिए। केंद्रीय मतलब सरकार जो बड़ी पूरे देश को देखती है,
एक राज्य स्तर पर होता है, एक सेंट्रल पर होता है। तो ये केंद्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संबोधित करने वाली ये विचार होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ रखी है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव है। देखो सर, ये जो है बैन लग चुका है। आज की तेज़ी इस बयान से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये मसला लंबा चलने वाला है। ये आपको समझना है, ये मसला लंबा चलने वाला है। अगले साल तक ये मसला चलने वाला है। इसको संभल कर चलना। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, हमें देखना है आने वाले साल के बाद की पॉजिटिव संकेत मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जल्दबाजी वाली चीज़ें इसके अंदर मतलब, मैं तो आपको एक व्यू दिखा दिया कि एथेनॉल जो है ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरीके से अगर हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो वो गन्ना ना कहीं से पूरा भी उसको कर सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझना। एक मसला जो उछला है तो वो कभी भी ख़त्म हो या क्या हो, तो अब न्यूज़ के द्वारा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमें शांति की ध्यान देना है। टाटा पावर के ऊपर बहुत रणनीतिक एक वीडियो मैंने परसों आपके लिए बनाई, उसके अंदर टाटा पावर की चीज़ों के लिए बताया। आज 5वीं शायद वीडियो मेरी टाटा पावर्स में बन रही है। टाटा पावर्स की रणनीतियां मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं, राजस्थान वाली हो गई या अन्य तरीकों से। एक और बहुत बेहतरीन काम हो चुका है, आईओसी और टाटा पावर का एक समझौता हो चुका है। आईओसी मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी तेल वाली कंपनियां या अलग तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में है, पेट्रोल के क्षेत्र में, अगर वो अपनी स्थिति को ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं ले जाएगी। देखो सर, दो कंपनियां होती हैं, दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक तो ऑयल कंपनी और दूसरा गैस कंपनी या कोयले से बनने वाली कंपनी, कोयले से ऊर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी। तो ये सारी कंपनियों को अगर लक्ष्य सरकार का 2030 का है या उससे ज़्यादा का है, पूर्णतया ग्रीन एनर्जी में है, तो फिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को किस चीज़ में आना पड़ेगा? आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में आना पड़ेगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ मैंने आईओसी के अंदर आपको बहुत पहले एसजेवीएन के साथ मिलकर बताई थी। एनटीपीसी के साथ ये वर्क कर रहा है और कई तरीकों से ये अब आपको एक निजी बिजली कंपनी जो है हमारी टाटा पावर, जो आजकल आज भी तेजी के संकेत उसने दिखा दिए, उसके साथ इसने चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगाने की वीडियो के साथ एक उसका योगदान करने की जिम्मा उठाया और टाटा पावर में आ जाई तेजी। तो देश भर में करीब 500 चार्जिंग पॉइंट लगाने का मदद करेगा आईओसी। और मैंने आपको कहा था कि आने वाली दिशा सबके पास कार, बाइक या ईवी स्कूटर इस तरीके के जो होंगे, वो चार्जिंग स्टेशन उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आप घर पे चार्ज करने वापस नहीं आ सकते। बाहर अगर आपकी बैटरी कम हो गई तो उसे आपको चार्ज भी करना है। तो वो सारे की सारी रणनीति टाटा पावर ने आईओसी के साथ देख ली है और बहुत बढ़िया ये न्यूज़ है। पर हमें अब इंतजार करना है आने वाली स्थितियों के लिए। तो जो हमारे पास शेयर है, देखो सर मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के शेयर होते हैं। एक तो न्यूज़ बेस भाग रहे हैं जी, एक वीडियो के माध्यम से भाग रहे हैं जी, एक लालच के माध्यम से भाग रहे हैं, एक में कंपनी में कुछ काम ही नहीं है, शेयर ही भागे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं। जब SpiceJet लोगों को खराब लग रहा था तो मैंने कितनी तुलना उसके साथ बेस्ट आपको बनाई थी, पर उन लोगों ने वो समझा ही नहीं। मैंने कहा जो कंपनी अभी जो इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है, इजराइल से अपने भारतीयों को वापस लाने वाला जिम्मा SpiceJet ने उठाया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने वर्क किया है, क्या वो कंपनी गलत होगी? रणनीति को समझो सर। इस रणनीति को बार बार कोई बता नहीं सकता, आपको किसी को समझ में ही नहीं आएगी ये चीज़ें। तो SpiceJet का वो मसला है। मैं आपको इतनी सी एक चीज़ बता दूं, तो किसी ने मेरे से पूछा था SpiceJet क्यों इतना भाग रहा है। देखो सर, भागना ना भागना अलग बात है, हमारे तो अलग ही सिचुएशंस है। हम तो सिचुएशंस पे काम करते हैं। हमने खरीदने बेचने वाली प्रक्रिया रखी नहीं है, हमें तो समझने वाली प्रक्रिया रखी है। तो टाटा पावर और आईओसी चार्जिंग स्टेशंस के लिए वर्क कर रहे हैं। बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ गई है। अब बात करेंगे ओएनजीसी कल भी वीडियो बनाई है, उससे पहले भी बनाई है, आज फिर इसकी वीडियो बनाने की चर्चा क्या हुई है फिर से समझेंगे। बंगाल की खाड़ी में समुंदर के अंदर से चरणबद्ध तरीकों से ये जो कुएं से तेल निकालेगा, ये आयात पर निर्भर होने से रोक रहा है और यहीं से ये काम जो शुरू हुआ है, ये खुशी का माहौल है जो कच्चे तेल का इस तरीके से उत्पादन ओएनजीसी करेगा। कल मैंने आपको बताया था कि लाइन जो बदलने की प्रक्रिया में साथ दे रहा है मैजडॉक, और मैजडॉक को इसने
1145 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। तो ये भी एक बेस्ट न्यूज ओएनजीसी के साथ जुड़ गई है। अब ओएनजीसी, अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारी इंडियन कंपनी, इस तरीके की जो कंपनी है, अगर अपने को नहीं ढालेगी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इन्हीं कंपनियों में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अगर उसने अपनी चीज़ों को उस लक्ष्य की ओर नहीं रखा जो लक्ष्य सरकार के हैं, तो वो कंपनी पिछड़ जाएगी। मैं आपको फिर बता दूं, अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। ये इंसानों के साथ भी है, कंपनियों के साथ भी है, हर एक चीज़ों के साथ है। तो ओएनजीसी क्या मंशा देख रहा है सर? ओएनजीसी की जो ललक है, ओएनजीसी अब आरई के माध्यम रिन्यूएबल एनर्जी के विभिन्न विकल्प छाट रहा है। यानी कि किस तरीके से बिजली उत्पन्न होती है, वो चीज़ें कौन छाट रहा है? ओएनजीसी छाट रहा है सर। 2040 तक स्कोप 1 स्कोप 2 में ये वर्क करने वाला है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको वो संबोधित करके, उस उदाहरण के साथ ये अपने वर्क को अच्छा करके 2038 तक ये अपनी मंशा को शुद्ध शून्य पर लेकर आएगा। यानी कि बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से ये वर्क करेगा। तीसरा, आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके से हाल ही के वर्षों में जो जलवायु परिवर्तन हुए उससे गैस और तेल में कितनी किल्लत आई है, कितनी चीज़ों का सामना ऐसी कंपनियों को करने पर मिला है, तो वो आपको समझना है। तो ये भी एक माध्यम हो सकता है इसका आरई की तरफ अपनी मंशा को बढ़ाना। देखो, तो सबसे पहले पता करेंगे कि ओएनजीसी की अभी क्षमता कितनी है। तो सर 2 सेक्टर पे अभी ओएनजीसी काम कर रहा है, सौर और पवन पर। तो दोनों की अगर हम क्षमता इसकी 31 मार्च 2023 तक के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इनकी कुल क्षमता जो है करीब 1892 मेगावाट की है सिर्फ, जिसमें सौर ऊर्जा जो है 36.52 मेगावाट की है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इसकी पवन पर यानी कि विंड पर इसकी क्षमता कितनी है, वो जो करीब 153 मेगावाट की है। तो टोटल 189.52 मेगावाट की है सिर्फ। अब इस क्षमता को ये 2030 तक 10 गीगावाट तक ले जाने के लिए कर रहा है। 10 गीगावाट सर कम नहीं है। चरणबद्ध तरीकों से ही वैसे ये काम को करेगा और करीब अगर इसको 2030 तक 10 गीगावाट तक के ये आरई क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वर्क करेगा तो इसके अंदर ये 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। अगर लंबी चीज़ें आपको पकड़नी है तो ओएनजीसी को अभी आपको इसकी उपलब्धि देखनी पड़ेगी। 189.52 मेगावाट है और उसे 10 गीगावाट कर लेगा ये अलग अलग तरीकों से। देखो सर, सबसे पहले आप समझो कि 5 गीगावाट तो ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर निवेश करने के लिए 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर खर्च करेगा, निवेश करेगा। और 5 गीगावाट उस माध्यम से ये लाएगा। और 2030 में ही ये 2 गीगावाट, अलग से 2 गीगावाट किस में करेगा? जल विद्युत में, पंप भंडारण में करेगा। तो ये जल विद्युत की तरफ भी 2 गीगावाट की क्षमता बनाएगा। और 1 गीगावाट की क्षमता 2035 तक ये किस में करेगा? अब तटीय इलाके यानी कि समुद्र के पास के इलाकों में ये 1 गीगावाट की क्षमता को करेगा। तो इस तरीके से ये 10 गीगावाट तो फिलहाल ये 2030 की मंशा बनाकर चला है। उसके बाद ये अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है सौर और पवन इंपोर्टेंट यहाँ पर भी हो गया है। तो जरूरी नहीं कि सौर पर टाटा पावर, अडानी ग्रुप या फिर आपका ऊर्जा ग्लोबल या अलग अलग कंपनियां सौर पर काम कर रही है तो दूसरा कंपनी नहीं करेगी। फिर आपको सुजलोन एनर्जी अगर पवन पर कोई और काम कर रहा है, सीमेंस कर रहा है या फिर आइनॉक्स विंड कर रहा है, अडानी कर रहा है, टाटा पावर कर रहा है, तो कोई और कंपनी नहीं करेगी। तो ये कंपनी भी उस उपलक्ष्य में वर्क करने वाली है ओएनजीसी का वजूद बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है, इसने अपने को ढालना शुरू कर दिया है और खोज कर रहा है ये एक से एक चीज़ों की। सर देखो, मैं आपको फिर बता दूं, इस मेरी वीडियो समझ लो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ आपको लगता है कि आपको कुछ उकसाया जाता है कि शेयरों को बेचो खरीदो करने के लिए। काम ही एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे दिमाग में आए ना तो वैल्यू उसकी बढ़ जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो ओएनजीसी की मंशा यहाँ से गजब दिख रही है और 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाली चीज़ें हैं।
अगर ओएनजीसी ने हमारे सामने रखी और इससे पहले मैसडॉक वाली चीज़ें, बंगाल की खाड़ी वाली चीज़ें और भी अन्य कुछ चीज़ें इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और चरणबद्ध तरीक़ों से उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो हमें तो खोजनी है अलग रणनीतियाँ और रणनीतियों पे हम वर्क करते हैं। एक जो शेयर दो खोजे थे PFC और REC, दोनों शेयर कहाँ पर हैं? दोनों ही ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने वर्क को अच्छा करते हैं। तो रणनीति तो हमें सर समझनी पड़ेगी। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। तो आज की जो वीडियो आपको ONGC में उसका वजूद पता लग गया होगा। टाटा पावर का वजूद आपको पहले पता था, लेकिन IOC की चीज़ें आपको पता लग गई है। तीसरा, आपको शुगर सेक्टर की बाहरें और आने वाले दिनों तक सतर्क रहने वाली चीज़ों के साथ वीडियो बनाई है, उसको आपको समझना है। गिरावट फिर भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वजूद आपको थोड़ा लंबा लेके चलना पड़ेगा, ये आपको समझना है ना। मुलाकात के सिलसिले हो रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। देखो सर, सुजलोन एनर्जी पे गंभीर हो जाओ, ज़्यादा उत्सुकता वाली वीडियो देखना बंद कर दो, कोटक को हल्के में लेना बंद कर दो, क्योंकि कोटक की वजह से कई दिनों से ये सुस्ता रहा है एक ही जगह। देखो सर, अगर ये शेयर इसी तरीके से सुस्ताता रहा तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो जाएगा, और अगर इस शेयर ने एक महीने में ही कुछ अलग अपनी सिचुएशंस को देख लिया, चाहे ये ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो इसके वो ट्रेंड स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता दूं, 44 रुपये का इस शेयर ने, सुजलोन एनर्जी ने हाई मार दिया। अभी ये शेयर 39 रुपये 80 पैसे पर है, और जिन्होंने 43-44 में खरीदा होगा उनका शेयरों में लॉस ही हो रहा होगा, क्योंकि 44 रुपये से ये शेयर 4 रुपये 80 पैसे नीचे तक है अभी। तो उन लोगों को तो बेकार लग रहा होगा जिन्होंने टॉप पर इसको खरीदा होगा, और उन लोगों को डर लग रहा होगा जिन्होंने नीचे की तरफ खरीदा है। हमने कहा भाई और नीचे ना आ जाएं, और जो ऊपर वाले हैं वो भी सोच रहे हैं और नीचे ना आ जाएं। पर मज़ा उसको आ रहा होगा जिन्होंने हाल ही के दिनों में खरीदा होगा, उन्होंने कहा भाई यहीं खरीद लेता हूँ 25 पैसे ऊपर या 25 पैसे नीचे। उनको लग रहा होगा कि भाई अब तो शेयर ऊपर ही भागेगा, नीचे आने की तो बहुत संभावना कम है। तो वो भी थोड़े से असमंजस में है, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा है। तो जब शेयर 44 रुपये तक आ गया है, 4 रुपये 80 पैसे का इसने अभी तक गैप दिखा दिया है, और हम इसके 25-30 1 रुपये में अच्छे खुश हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को अपने दिमाग से हटाओ। कई चैनल मैंने देख लिए हैं सुजलोन एनर्जी में बहुत खतरनाक वीडियो बना रहे हैं, टॉप कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। पर अगर मैंने आपको समझा कि इस भावना के साथ आपने किसी की वीडियो को देखा कि वो टॉप करा रहा है, आपको धोखे खा जाओगे सर आप। मैं इसके आपको सिस्टम समझा दूं कि जब हर एक बड़ी कंपनियां, अभी ONGC की बात मैंने करी है आपके लिए, तो ये भी तो पावर पे काम कर रहा है, और क्या क्षमता दिखा रहा है ये 2030 की। NTPC क्या क्षमता दिखा रहा है 2030 की। कई कंपनियां क्या क्षमता दिखा रहे हैं 2030 की। टाटा पावर क्या क्षमता दिखा रहा है 2027 और 2030 की। SJVN क्या दिखा रहा है 2030 की। NLC इंडिया क्या दिखा रहा है 2030 की। तो जब सारी ग्रीन एनर्जी वाली क्षमताएं 2030 की उपलक्ष्य में हैं, तो हम सुजलोन को वो 2030 वाले लक्ष्य अभी क्यों देखने के उपलक्ष्य में है, ये आपको बहुत ज़रूरी आज बताना था, क्योंकि कमेंट मेरे पास बहुत आ रहे हैं सर सुजलोन यही मौका है क्या, यहाँ से 2-3 रुपये नीचे गिर गया है। सर मौके नहीं होते, मौके मत तलाश करा करो। मौके तलाश वहाँ किए जाते हैं जहाँ आपको लंबे समय के लिए किसी शेयर के ऊपर टिकना पड़ता है। तो सुजलोन एनर्जी अभी भी कोटक की न्यूज़ में ही गिरा हुआ है, और मैंने कहा था कि कोटक ने कोई गलत नहीं बताया है। कोटक ने हमारे सामने वो वैल्यू रखी है जो हम कभी खोज नहीं पाएंगे, है ना सर। तो हमें वो वैल्यू देखनी है जो कोई एक ऐसी एजेंसी, ऐसा ब्रोकरेज फर्म, ऐसी कोई न्यूज़ चैनल, एक ऐसी मंशा हमारे। देखो सर, अभी मैंने आपको ONGC के बारे में बताया, उसने जो न्यूज आई थी 31 मार्च 2023 के, उसकी ऊर्जा की क्षमता बता दी ONGC 189.52 मेगावाट की है। अब ये क्षमता हमें ना पता लगती भाई कितनी है पहले, और अब कितनी करेंगे 10 गीगावाट। अभी सौर और पवन में काम करें, फिर अन्य स्रोत देखेंगे, तो ये हमें कोई ना बताए तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई 5 साल बाद क्या होना है, 3 साल बाद क्या हो, हमें पता कैसे लगेगा। तो जरूर न्यूज वालों का भी धन्यवाद दिया करो, कहाँ से खोज कर लाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर कोटक ने हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी हैं तो उसका धन्यवाद दो, उसने हमें कुछ एक ऐसी प्रूफ दे दिया। पर उसने भी गलत नहीं कहा था, उसने भी कहा था कि कुछ सालों में सही होगा, है ना सर। तो हो जाए ऊपर जाए नीचे जाए, थोड़ा शांत होकर इस शेयर के ऊपर बैठना है, क्योंकि फंसते वहीं हैं जहाँ शेयर ऊपर की छलांग लगा चुका होता है। तो सारी सिचुएशंस को समझो, काम बेस्ट है, काम को देखो और काम के लिए आगे बढ़ो।
है ना। फिर आज की वीडियो भी लोग कहेंगे सर सुजलोन पे आपने निगेटिव, मैं निगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम तो अपने को सेव करने की बात कर रहे हैं। और जिसके पास दूसरा अकाउंट नहीं है वो लिंक से डिस्क्रिप्शन से एक दूसरा अकाउंट खुलवा सकता है, वहाँ पर अपने चुनिंदा शेयरों को रखिए जिन्हें बेचना ना हो, जो आपको एक दिन अच्छा करके जाएँ। और किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने वाली सलाह नहीं है, टाटा पावर के बारे में खरीदना बेचना नहीं है, समझाया है। रेणुका शुगर हो या कोई भी अन्य शुगर सेक्टर हो, उसके बारे में उपलब्धि आपको बताइए क्या क्या चीज़ें है। ONGC करने क्या वाला है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरीके सुजलोन एनर्जी बैठने वाला शेयर है, टेंशन लेने वाला शेयर नहीं। तो सारी की सारी रणनीति को आपको समझना पड़ेगा, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को अच्छा कीजिए और अच्छे एनालाइज को करते करते बहुत अलग तरीके से जाइए। नए लोगों को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। करोड़पति बनने के सपने छोड़ दो और शुरुआती तौर पर 1 साल तक अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान, फिर सारे माहौल से वो गुजर जाएंगे, वो अच्छे अपना ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।